नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हिंदी के 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे विद डिटेल। आज पिछले वीडियो में 25 प्रश्न देखे थे हमने। जिसने भी वो नहीं देखे वो वहाँ पर जाकर ज़रूर देखे। बहुत व्याख्या सहित समझाए गए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन व्याख्या करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। इस वीडियो में भी हम 25 प्रश्न देखेंगे जो भी व्याख्या सहित होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन तो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैंने लगभग 10-15 पेपर से खोज के ये प्रश्न डाले हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने अपने पास इंपॉर्टेंट थे उनमें से डाले हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियां तो सभी के आती हैं भाइयों। मजबूरियां किसके नहीं आती? सबके आती हैं। लेकिन इन मजबूरियां ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए किसी भी मजबूरी से घबराना नहीं चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। ये बातें केवल कहने के लिए ही नहीं है, समझने के लिए भी हैं। इन बातों को अपने अंदर उतारना चाहिए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सब कहते हैं मैं इस वजह से वो नहीं हो पाया, मेरा ये हो गया था, मेरे उस टाइम पे से हो गया था इसलिए मेरा सिलेक्शन। अरे ये बातें सब बातें ही हैं। जो करना है वो करके बताओ तब हैं। कोई नहीं सुनता इन बातों को, सब परिणाम चाहते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है, मजबूरियों को मत कोसो। जो जैसी सिचुएशन है उसमें अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हिंदी का। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द बताना है हमें। महानता, आद्योपांत, औद्योगिकीकरण, प्रदर्शनी। तो देखते हैं इसे। महानता शब्द अशुद्ध होता है, महता होता है शुद्ध शब्द। और महता शब्द में भाववाचक संज्ञा होती है। महत में ता प्रत्यय लगने से महता शब्द बनता है। और महान शब्द भी ये वाला शुद्ध है जो हलंत है, न में हल होगा, हल का चिन्ह होगा। और ये महान पुल्लिंग है, महती स्त्रीलिंग है। ये अधिक जानकारी है इसमें एक्स्ट्रा। आद्योपांत, आद्योपांत यण संधि का उदाहरण है। आदि प्लस उपांत से मिलकर बना है, यण संधि का उदाहरण है। और उपांत में भी संधि है, दीर्घ संधि, उप प्लस अंत। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को भी देखो। ऑप्शन से कितने प्रश्न निकल रहे हैं। आद्योपांत अपने से शुद्ध पूछा है, ये शुद्ध हैं, लेकिन इसमें संधि निकल रही, वो भी एक नहीं दो। तो इस प्रकार प्रत्येक ऑप्शन को, प्रत्येक शब्द को हिंदी में व्याख्या सहित पढ़ना चाहिए हमें। औद्योगिकरण, ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है जिसको हम बहुत जगह लिखते हुए बहुत जगह देखते हैं। औद्योगिकरण सही नहीं होता, उद्योगीकरण होता है। हाँ, अगर औद्योगिक शब्द आए तो वो सही है, लेकिन औद्योगिकरण गलत होता है। उद्योग में एक प्रत्यय लगने से औद्योगिक बनता है, आपको पता ही होगा। और प्रदर्शनी की बात करें तो ये वाला प्रदर्शनी गलत होता है, प्रदर्शनी होता है, वो सही होता है। अब देखते हैं अपन, हमने यहाँ पर व्याख्या सहित चर्चा की है। प्रश्न पर चलते वापस। निम्न में से शुद्ध शब्द बताना है। तो महानता तो अशुद्ध है, तो एक, जिसमें एक आ रहा है, एक एक एक। देखो बाकी के 3 ऑप्शन तो ऐसे कट गए, तो एक ही तो बचा अब सी। तो इसका सही आंसर सी ही है। ये तरीका है इन प्रश्नों का उत्तर निकालने का। अगर आपको एक भी आता है ऐसे प्रश्नों में तो कई बार उस एक से भी पूरे प्रश्न सही निकल जाता है। तो महानता शुद्ध है, इसलिए ये तो ऐसे गलत है। आद्योपांत सही है तो 2 सही हैं। औद्योगिकरण बता ही दिया, उद्योगिकरण होगा। और प्रदर्शनी 4 भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सभी को जानकारी मिले। ये हम देख ही चुके। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना, इनमें से आक्रामक क्रियाएं हैं। ये 4 शब्द हैं, इनमें आक्रामक क्रियाएं बतानी है हमें। देखो क्रिया में की आक्रामक सक्रमक की बात आती है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, वाक्य में प्रयोग करके देखना चाहिए। और मैं कुछ पहचान बताता हूँ, आक्रामक क्रिया क्या होती है और सक्रमक क्रिया क्या होती है। देखो कोई भी क्रिया की जा रही है, अगर प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, आप कर्ता कर्म करण ये तो जानते होंगे।
यदि प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वो क्रिया आक्रामक क्रिया होती है, और कर्ता को छोड़कर प्रभाव किसी पर भी पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर किसी पर भी पड़े, तब वो क्रिया सक्रमक होती है। यही पहचान है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़े सवाल हल करवा देती है ये, और प्रश्न में क्रिया के क्वेश्चन आते आते हैं और ज़्यादातर आक्रामक सक्रमक क्रिया में से पूछा जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जिनमें कर्ता पर प्रभाव पड़ता है वो तो आक्रामक क्रिया, और जिसमें कर्ता को छोड़कर कहीं भी प्रभाव पड़े वो सक्रमक क्रिया। अब इनको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। खाना, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ तो करता हूँ मैं। अब मैं करता हूँ तो मुझ पर प्रभाव पड़ रहा है, खाने पर प्रभाव पड़ रहा है, मुझ पर तो नहीं पड़ रहा। खाना खत्म हो रहा है, मैं थोड़ी खत्म हो रहा हूँ, तो मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये तो हो गई सकारात्मक क्रिया। अब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ भी है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ भी है, तो ये दोनों तो कट गए ऐसे ही। टहलना, राजेश टहलता है। अब राजेश टहलता है तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राजेश पे पड़ रहा है, क्योंकि पैर दर्द करेंगे तो उसके करेंगे, कहीं कुछ भी होगा तो उसके साथ होगा। तो यहाँ पर टहलना आक्रामक क्रिया है क्योंकि उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये वाला तो कट ही गया, तो बचा कौन सा? ये ऑप्शन बी 2 और 3। अब आगे भी देखते हैं। छींकना, कोई भी छींकता है, आप छींकोगे तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? आप पे पड़ेगा, तो ये भी सही है। और तोड़ना, तोड़ना किसी न किसी चीज़ को तोड़ेंगे, जैसे मैं पत्थर तोड़ता हूँ तो मुझ पर थोड़ी प्रभाव पड़ रहा है, पत्थर पर पड़ रहा है। अब आप ये मत बोलना कि आप पत्थर तोड़ रहे हो तो आपको भी हथौड़ा उठाना पड़ रहा है, दर्द हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो हम किसी का भी अर्थ का अनर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ को तोड़ रहा हूँ उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे तो जो टूट रही है उसके फ़र्क पड़ रहा है ना। इसलिए तोड़ना सकर्मक है और खाना भी सकर्मक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। टहलना और छींकना आक्रामक है, खाना और तोड़ना सक्रमक। मैं ऐसा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? एक और प्रश्न है क्रिया का ही, इसमें क्या पूछा है? अकर्मक क्रिया नहीं है। ध्यान से, नहीं है पूछा है, इसका मतलब सक्रमक है। तो सक्रमक वाला देखते हैं। मैंने बताया पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अक्रमक नहीं है, एक अक्रमक नहीं है, बाकी 3 तो अक्रमक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो फर्क किन के पड़ रहा है? प्रभाव उन पर पड़ रहा है, पक्षियों पर। तो ये तो क्या है? अक्रमक क्रिया है। अध्यापक बच्चों को दौड़ाता है। बालक रात भर जोर जोर से रो रहा था, लोग सुबह सुबह घूमते हैं। बालक रात भर जोर जोर से रो रहा था। अब बालक, इतना बड़ा वाक्य देखिए, मत सोचना सक्रमक है। बालक रो रहे हैं तो प्रभाव भी बालक पर ही पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वो कर्म थोड़ी कर रहा है, तो ये अक्रमक क्रिया है। लोग सुबह सुबह घूमते हैं। अब लोग सुबह घूमे या शाम को घूमे, कभी भी घूमे, प्रभाव किस पर पड़ेगा? लोगों पर ही पड़ेगा। तो इसमें भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बच्चों को दौड़ाता है। अध्यापक बच्चों को दौड़ाता है। अब बच्चों को दौड़ाएगा तो अध्यापक, तो यहाँ पर कर्म कौन, सॉरी कर्ता कौन है? अध्यापक। तो अध्यापक बच्चों को दौड़ाएगा तो फर्क अध्यापक के पड़ेगा या बच्चों के? बच्चों के ही पड़ेगा। अध्यापक के तो कर्ता के तो नहीं पड़ रहा ना। तो बस, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखना इसमें, अगर दौड़ना शब्द आ जाए ना, दौड़ना या दौड़ता है, तब अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि अध्यापक दौड़ता है तो अध्यापक पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है दौड़ता में क्या, कौन सी क्रिया है? अक्रमक। लेकिन दौड़ाता में कौन सी क्रिया हो गई? सक्रमक। तो अक्रमक से सक्रमक क्रिया भी बनाई जा सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आएगा ये प्रश्न भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक बच्चों को दौड़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं ये बताने हमें। प्रज्वलित बिल्कुल सही है, इसमें प्रउपसर्ग हैं, इत प्रत्यय हैं और ज्वल शब्द हैं। प्रज्वलित बिल्कुल सही है, लेकिन उज्ज्वल लिखा है तो उज्ज्वल ऐसे लिखना, ध्यान रखना। इसमें दोनों जो आते हैं वो आधे रहते हैं। त्योहार, त्योहार गलत है। अब प्रश्न में क्या पूछा है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए, मतलब एक भी शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए उस विकल्प में, सभी शब्द। तो इसमें तो प्रज्वलित तो शुद्ध है, ये नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। श्रृंखला, गत्य, अवरोध, दोनों ये शुद्ध हैं। श्रृंखला में ये वाला श्रृंखला आता है, श्रृंखला नहीं होता, श्रृंखला होता है, और री की मात्रा लगती है, न कि श्र। तो ये भी गलत। और गत्य अवरोध में इसमें आ की मात्रा गलत है, गत्य अवरोध होना चाहिए था, गत्य वरोध। गति प्लस अवरोध एक संधि होती है, यण संधि, उसमें ये के आगे आधा वर्ण आता है तो वो यण संधि होती है। गति प्लस अवरोध, गत्यवरोध। तो इसका शुद्ध शब्द भी गत्यवरोध होगा और इसका श्रृंखला होगा, तो दोनों ही अशुद्ध हैं इसमें। तो ये भी नहीं होगा। अत्युक्ति षडानन,
अत्युक्ति में भी यण संधि है, अति प्लस उक्ति, और ये शुद्ध शब्द हैं। षडानन, षट प्लस आनन, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और षडानन ये भी सही है, ट का ड हो जाता है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट भी देखते हैं अपन। शुश्रूषा, श्वशुर, शुश्रूषा बिल्कुल शुद्ध शब्द हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। शुश्रूषा ये शुद्ध हैं, इसको गांठ मान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है शब्द ये। और एक है स्वसुर, लेकिन ये स्वसुर अशुद्ध हैं, जिसको आप सोच रहे होंगे बिल्कुल शुद्ध हैं। स्वसुर ये वाला होता है, स्वसुर दोनों जगह एक ही से आता है। ये ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है वो तो ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब प्रश्न में शुद्ध शुद्ध पूछे थे, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, इसमें संधियाँ पढ़ ली, कोई किसी में उपसर्ग बता दिए, प्रत्यय बता दिए। तो आप भी इसी प्रकार पढ़े। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ज़रूर आप उस एग्ज़ाम को पार कर पाओगे, मतलब उस एग्ज़ाम को ज़रूर आप उस एग्ज़ाम को फाइट कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? अब यहाँ पर भी पूछा है निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात क्या होता है? मैं भी साथ चलूँगा, तुम कहाँ तक जा रहे हो, वह तो नहीं चलेगा, जो मैंने अंडरलाइन किए यही निपात है। निपात होते हैं अव्यय की तरह होते हैं ये। देखते हैं निपात क्या है। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, मूलतः इनका प्रयोग अव्यय की तरह ही होता है, परंतु शुद्ध अव्यय भी नहीं है। अव्यय की तरह तो होता है, लेकिन एकदम शुद्ध अव्यय भी नहीं कह सकते। निपात वो होते हैं जिनका लिंग वचन चेंज नहीं होता, जैसे जी, इसका क्या लिंग वचन चेंज होगा? नहीं। मत का भी नहीं होगा। ही का भी क्या लिंग वचन चेंज कर सकते हैं? नहीं। ठीक, इसका भी नहीं। ऐसे बहुत से निपात होते हैं। तो निपात होते हैं जिनका लिंग वचन चेंज नहीं होता। आइए हम प्रश्न पर चलते हैं। अब ये मत शब्द है ना, इसको आप वो वाला वोट वाला मत समझना, उसमें तो वचन चेंज हो जाएगा, मतो उसका तो बहुवचन हो जाएगा। लेकिन ये मत है, मत जा, मत रुक बोलते हैं ना, वो वाला मत, तो इसका कोई भी लिंग और वचन चेंज नहीं होता। प्रश्न पर चलते हैं। मैं भी साथ चलूँगा, तो भी का कोई चेंज होगा? नहीं। तक ये भी नहीं होगा, तो ये निपात हैं। वह कल पढ़ाई कर रहा था, इस वाक्य में कोई भी निपात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए शब्द पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कुल के नाश करने वाला एग्जाम में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में 2018 की में। तो इसका सही से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलांगार बोलते हैं कुल का नाश करने वाला, ना कि कुलकेतु, कुलावंतस, कुलंदर ये नहीं होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, कुल का नाश करने वाला कुलांगार, ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है पूछा है। शब्द युग्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, शब्द युग्म भी। जठर, झरठ, जठर का मतलब होता है पेट, सही है। झरठ का मतलब बूढ़ा, ये भी सही है, नहीं है पूछा है हमसे। चक्रवाक, चक्रवात, चक्रवाक का मतलब चकवा होता है, और चक्रवात का मतलब बवंडर। चक्रवात जानते हो आप, बवंडर घूमता है वो आंधी तूफान जैसे, तो ये भी सही है। आमंत्रण, निमंत्रण, बुलावे के साथ भोजन, केवल बुलावा। तो देखिए आमंत्रण तो होता है केवल बुलावा, हमें किसी चीज़ का आमंत्रण दिया जाता है वो बुलावा होता है। लेकिन निमंत्रण में क्या होता है, हमें भोजन भी करवा, मतलब बुलावे के साथ साथ भोजन भी करवाया जाता है, वो होता है निमंत्रण। अभी हमारे कोई भी कार्ड आता है उसमें क्या लिखा रहता है, निमंत्रण पत्र, ये तो लिखा रहता है, तो उसमें भोजन प्लस बुलावा। लेकिन केवल बुलावा है तो आमंत्रण है, और निमंत्रण प्लस बुलावा वो है, सॉरी बुलावा प्लस भोजन वो है निमंत्रण। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो इसका अशुद्ध लग रहा है नहीं, आमंत्रण का बुलावा दे रखा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो जाएगा वैसे तो। लेकिन हम डी को भी देखते हैं। कानून और कानून बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। देखो कानून का अर्थ होता है चूल्हा, जिसे ही तो लिखते हैं अपन हमेशा, चूल्हे को ही लिखते हैं पर चूल्हा ही बोलते हैं। शुद्ध कानून ये होता है जो विधि वाला कानून, कानून वाला कानून जो बोलते हैं ना अपन, वो वाला। तो इस कानून का मतलब आज के बाद ध्यान रखिएगा, चूल्हा होता है, तो चूल्हे को चेंज करके विधि बनाइए। हम बहुत से शब्दों को अशुद्ध ही बोलते हैं, अशुद्ध ही पढ़ते हैं, करें क्या, हमारी बेसिक पढ़ाई ऐसी हुई है, क्या करें। हिंदी को हल्के में लिया गया है ना हमेशा, इसलिए जितनी हल्के सोचते उतनी है भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं।
किस विकल्प में अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है? अनेकार्थक शब्द भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अर्क एक शब्द है, उसका अर्थबोधक नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन में है। तो कामदेव, घी, स्फटिक, प्रकाश किरण, इंद्र, अग्नि, सूर्य, मदार। तो देखिए स्फटिक, प्रकाश किरण ये तो हैं अर्क के अर्थ निकलते हैं। इंद्र ये भी अर्क का अर्थ होता है, अग्नि भी होता है, सूर्य भी होता है और मदार भी होता है। इस प्रकार BCD ऑप्शन तो हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कामदेव और घी अर्क के अर्थबोधक नहीं है। देखो ये पर्यायवाची नहीं है, अर्थबोधक ये अनेकार्थक शब्द हैं। कुछ चीज़ पर्यायवाची भी होती है इनमें, लेकिन क्या है एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं अनेकार्थक शब्द। जैसे कर शब्द हैं, कर का मतलब हाथ भी होता है, किरण भी होता है, शुल्क भी होता है। तो ऐसे बहुत अर्थ निकलते हैं उसके, उसे बोलते हैं अनेकार्थक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आया होगा। अपराध किसी का, दंड किसी को के निकटतम अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति हैं। एक लोकोक्ति हमें इन चारों में से बतानी है और ये ऊपर दिया हुआ है, ये अर्थ दिया हुआ है कि अपराध किसी का, दंड किसी का। तो देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पेड़ न बगान तहाँ रेड पड़ा दान, खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। यही है इसका, खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। मतलब अपराध तो कोई और कर रहा है और दंड किसी को मिल रहा है। भाई खेत में तो गधा चढ़ गया और मार कोई जोल्हा खा रहा है, तो इसका सी सही हो जाएगा। तो हम इनके भी देखते हैं और क्या होते हैं। देखो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर क्रोध किया जाता है। अगर शक्तिशाली पर वश नहीं चलता तो क्या किया जाता है, कमजोर पर क्रोध किया जाता है, पता ही है आपको। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ होता है ये लोकोक्ति का। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है शक्तिशाली की विजय होती है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वह मेहनत करता तो अवश्य सफल होता। यहाँ पर कौन सा काल है? यदि और तो, ये शब्द ही बता रहे हैं इसमें कौन सा काल है। यदि और तो का जहाँ प्रयोग होता है वो होता है हेतु हेतु मद्भूत काल। उसमें अगर भूतकाल में तो भूतकाल, अगर भविष्य काल में होता है वाक्य तो भविष्य काल भी होता है हेतु हेतु मद। तो यहाँ पर होता है, इससे पता चल रहा है भूतकाल में तो हेतु हेतु मद भूतकाल है। लेकिन हम समझते हैं सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूतकाल में कहते हैं जैसे राम स्कूल गया, अब राम स्कूल गया तो ये क्या है, सामान्य भूतकाल। अगर इसी को बोल दे कि राम स्कूल गया हैं शब्द लगा दे उसके, तो हो जाएगा आसन्न भूतकाल। आसन का मतलब होता है निकट, और हैं राम स्कूल गया है तो अभी अभी गया है तो वो निकट हो गया, तो आसन्न भूतकाल। और संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, राम स्कूल गया होगा, मतलब संदेह होता है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36। किस विकल्प में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? यहाँ पर पूछा है 2 से अधिक उपसर्ग कौन से विकल्प में हैं। तो इसकी व्याख्या समझते हैं हम। दुर अभि सम धी, ये बनता है दुर्भिसंधि शब्द से। इसमें दुर उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, सम उपसर्ग है और धी इसका ये है शब्द, या इसको बोल सकते धातु। अति उपसर्ग हैं, आ उपसर्ग हैं। 4 शब्द में लगने पर अत्याचार बनता है, और अत्याचार में अति प्लस आचार मिलाकर बनने से वो यण संधि बनती है। तो यहाँ पर संधि का भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार संधि शब्द में व्यंजन संधि है, सम प्लस दी, सम प्लस आ प्लस रंभ। इसमें सम और आ तो उपसर्ग हैं और रम शब्द हैं, तो समारंभ बनता है। इसमें भी 2 ही उपसर्ग हैं, आ और कार। तो आकार में आ उपसर्ग हैं, एक ही उपसर्ग है, यहाँ 2 उपसर्ग हैं, यहाँ 2 उपसर्ग हैं, यहाँ 3 उपसर्ग हैं और यहाँ एक शब्द हैं। और प्रश्न में क्या पूछा है हमसे, देखते हैं प्रश्न पर। किस विकल्प में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग नहीं पूछे हैं, 2 से अधिक। 2 उपसर्ग पूछते तो ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, लेकिन ये नहीं है। 2 से अधिक हैं। दुर्भिसंधि, दुर अभि सम, ये तीनों उपसर्ग इसके हैं। ठीक है, समझ में आया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकोक्ति व मुहावरे के बारे में सत्य कथन नहीं है। देखो प्रश्न को कितना घुमाया है, और ये घुमाने वाला कोई और नहीं, मैं खुद ही हूँ। प्रश्न कुछ और था, मैंने ये बना दिया। असत्य कथन नहीं है पूछा है, ये नहीं पूछा है असत्य हैं। असत्य नहीं है इसका मतलब सत्य है, यही तो होगा। असत्य नहीं है का मतलब क्या है, सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, चारों में से ये बताना है। देखो मैं बता देता हूँ। लोकोक्ति होती है एक पूर्ण वाक्य होती है लोकोक्ति, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। और ये प्रश्न LDC में आया हुआ है वैसे।
लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती हैं? नहीं, लोकोक्ति तो वाक्यांश नहीं होती, वाक्य होती हैं। जबकि मुहावरा वाक्य, तो ये तो गलत है दोनों। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती हैं? हाँ, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है, ये भी सही है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य, दोनों पूर्ण वाक्य नहीं होते। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों वाक्यांश मात्र, तो ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये सत्य नहीं है या असत्य नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है, और सत्य है असत्य है, इसका भी ध्यान रखना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? एक ऐसा शब्द है इनमें जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी। अब हो सकता है किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसी में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऐसा शब्द बताना है हमें जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हो। आग्नेय में अग्नि प्लस ए, ये नहीं है। इसको अपन ठीक से देखते हैं डिटेल से। यहाँ पर अग्नि प्लस ए, इसमें ए प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। अनुसंग, अनुपसर्ग है लेकिन संग कोई प्रत्यय है ही नहीं, तो अनुसंग का ये होगा। और ये इसका उदाहरण भी है संधि का, अनुसंग व्यंजन संधि का। समाज प्लस एक, इसमें एक प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है। निस उपसर्ग है, इत प्रत्यय है और का शब्द है। निष्कासित, इस शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो इसका अपना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा? हमने यहाँ पर संधि भी समझी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? गलत संधि विच्छेद है एक शब्द का, वो बताना है हमें। अक्षोहिणी, अक्ष प्लस उहिनी। देखिए यहाँ पर अक्ष प्लस उहिनी अ और उ के मिलने पर होता है ओ, वैसे नियम से तो इस हिसाब से ये अशुद्ध होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध है। अक्षोहिणी में डबल ओ आता है, या ये बोलो अव की मात्रा होती है। ये क्या है? इसका गुण संधि का अपवाद है और वृद्धि संधि का रूप है ये। तो अक्षोहिणी अक्ष प्लस उहिनी सही है। अनुवेशन, अनु प्लस एसन, ये भी सही है। अनु इसमें उपसर्ग है और एसन शब्द है, इससे अनुवेशन बनता है, ये भी यण संधि का उदाहरण है, इसका ध्यान रखिएगा। महोत्सुक, महा प्लस औत्सुक, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, तीनों सही हैं। महोत्सुक में क्या हुआ है? इसमें औत्सुक शब्द में भी उत्सुक शब्द होता है ना, उत्सुक, उसमें ये प्रत्यय लगने से औत्सुक बना है, तो महोत्सुक भी सही है। और इसमें संधि कौन सी है? महोत्सुक में वृद्धि संधि है। तो हमने यहाँ पर कितने प्रश्न देख लिए, देख लो। एक में संवत, संवत, ये संवत अशुद्ध हैं, ये सही है। यहाँ पर संवत को जोड़ने पर क्या बनता है? ये बनता है संवत ऐसे, और हम कैसे लिखते हैं? ये संवत बनता है, इसमें तहलंत होता है। अब आप कहोगे बहुत से शब्द हैं ऐसे, तो संधि को हम ऐसे आधा न लिखते हैं, जैसे संधि हैं इसको ऐसे भी लिख देते हैं और इसको मिटाकर यहाँ बिंदी भी लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या दिक्कत है? नहीं, यहाँ दिक्कत है। इसका कारण है जो ये व है ना, व, इस व का कोई भी पांचवा वर्ण नहीं होता, और संधि लिखते हैं उसमें न शब्द हैं, उसका पांचवा वर्ण होता है। सॉरी, संधि में ध शब्द हैं, उसका पांचवा वर्ण होता है न। इसी प्रकार बहुत से शब्द हैं जैसे संवाद। अब संवाद का व का पांचवा वर्ण होता है क्या? नहीं, तो संवाद में भी हम ऐसे मन आएगा। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। संवत शब्द ये बिल्कुल अशुद्ध हैं, जो कई जगह देखने को मिलता है हमें। ऐसे बहुत से शब्द है जैसे संदेश। अब सम प्लस देश, उसमें क्या है? द का पांचवा वर्ण न हो जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आधा न। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा युग्म शब्द सही है? एक शब्द है युग्म जो सही है। पहले पूछा था शुद्ध सही नहीं है, अब पूछा है सही है। तो देखते हैं। सुरभि गाय, सुरभि सुगंध, ये उल्टा कर दिया है। सुरभि, इस सुरभि का मतलब बड़ी ई वाली मात्रा का गाय होता है, जबकि छोटी ई की मात्रा वाला का सुगंध होता है, तो ये तो इसका नहीं होगा। कादम्बरी शराब, कादम्बिनी घटा, देखते हैं ये हो सकता है। दारू शराब, दारू लकड़ी। अब देखिए इस दारू का मतलब होता है लकड़ी, और बड़े ओ की मात्रा वाले दारू का मतलब होता है शराब। अब आपको पता है दारू तो बड़ी होती है ना तो बड़ी ओ की मात्रा शराब वाला दारू और छोटी ओ की मात्रा लकड़ी, तो ये भी नहीं है। हस्ती, हस्ती, ये वाला हस्ती इसका मतलब होता है हाथी। हाथी बड़ा होता है ना, तो हस्ती का मतलब हाथी, और इस छोटे ई की मात्रा वाले हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व में। कहते हैं ना अपन अपना अस्तित्व कुछ नहीं है, कि तेरी क्या हस्ती है, तेरा क्या अस्तित्व है, वो वाली बात। तो इसका ऑप्शन नंबर 20, कादम्बरी का अर्थ शराब होता है, ये सही है, और कादम्बिनी को घटा बोलते हैं, ये भी सही है। 40 का बी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर करना किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो।
मैं ऐसा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक वाक्य है जो शुद्ध है, सॉरी इसमें 3 वाक्य दिए हुए हैं। कौन सा शुद्ध है? मेरी आयु 18 वर्ष है, जब बालक आया जब मैं घर गया, लड़कियां पराये घर का धन होती हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मेरी आयु 18 वर्ष है, आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही है, नहीं, ये आयु शब्द है ना, ये बहुत गलत है। यहाँ पर मेरी उम्र 18 वर्ष है, ये होना चाहिए था। आयु शब्द का इस्तेमाल जब होता है जब व्यक्ति मर चुका हो, मरने के बाद उसकी आयु शब्द का, जैसे उसकी आयु थी 70 वर्ष, मतलब उसकी आयु खत्म हो चुकी है, मर चुका हो या खत्म हो चुकी है, जो भी, उसे बोलते हैं आयु। उम्र शब्द, या क्या बोल रहा है, मेरी आयु, मैं बोल रहा हूँ मेरी आयु 18 वर्ष, तो मैं आयु नहीं है, मेरी उम्र 18 वर्ष है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। तो ए वाला ऑप्शन गलत है। इसमें भी ए है, एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। देखिए प्रश्न को, तीनों जगह एक है, तो इसका बचा ही क्या? ऑप्शन है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न को इतना बारीकी से समझो, ठीक से समझ में आ गया ना अगर प्रश्न, तो प्रश्न का उत्तर निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए, जब बालक आया जब ही गया, अब जब आया तो तब आना चाहिए था, जब बालक आया तब ही में गया, ये होना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर जब जब दोनों बार प्रयोग करने से गलत है। और लड़कियाँ पराये घर का धन होती हैं, ये सही है, लड़कियाँ पराये घर का धन होती हैं, ऐसे बात सही नहीं है बोले, लेकिन ये वाक्य शुद्ध है, ध्यान रखना। लड़कियाँ पराये घर का धन होता है, धन के हिसाब से होता ना, तो गलत हो जाता। तो इसका ए। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा विलोम युग्म गलत है? विलोम युग्म बताए ना जो गलत है। विलोम का जब जोड़ा, रीजु सीधा, रित अनर्थ, आशा प्रत्याशा, ईश्वर अनिश्वर। देखो, रित का विलोम होता है अनरित, इसमें अनुपसर्ग है, जिसमें भी न हलंत वाला। आशा का विलोम प्रत्याशा भी हो सकता है या निराशा भी हो सकता है। अब देखो, प्रत्याशा शब्द में प्रति प्लस आशा यानी संधि का प्रयोग है और प्रति उपसर्ग है। कितनी सारी चीज़ें देख रहे हैं हम यहाँ पर विलोम के साथ साथ, तो ध्यान रखना, आशा का निराशा भी हो सकता है। ईश्वर अनिश्वर, ये भी सही है। ईश्वर में अन उपसर्ग लगने से क्या हो गया? अनिश्वर, यहाँ भी अनुपसर्ग, यहाँ भी अनुपसर्ग। और यहाँ पर रिजु का मतलब देखो सीधा होता है। रिजु का मतलब क्या होता है? सीधा, लेकिन यहाँ पर मतलब थोड़ी पूछा है, अर्थ थोड़ी पूछा है, पर्यायवाची थोड़ी पूछा है, विलोम पूछा है। तो रिजु का विलोम होता है वक्र, रिजु का विलोम होता है वक्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न भी। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और रिजु का मतलब सीधा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? एक वाक्य है जो शुद्ध नहीं है, बाकी 3 शुद्ध होंगे। महेश अपनी ससुराल गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। गंगा सबसे पवित्र है। नीचे से चलते हैं, गंगा सबसे पवित्र हैं, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अगर यहाँ आ जाता गंगा नदी सबसे पवित्र हैं, तो वह वाक्य गलत हो जाता। क्यों? गंगा तो एक नदी तो है, उसके आगे नदी शब्द लगाने की कहाँ जरूरत है? तो गंगा सबसे पवित्र सही है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, ये भी बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले, अब इसको देखते हैं, ये गलत है। महेश अपनी ससुराल गए, इस पर चर्चा करते हैं। आप सोच रहे हैं महेश अपनी ससुराल गए, वाक्य शुद्ध कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। और इसका कारण भी बताता हूँ। ससुराल शब्द है ना, ये पुल्लिंग नहीं होता है, ये स्त्रीलिंग होता है, न कि पुल्लिंग, ध्यान रखना इसका। ससुराल शब्द पुल्लिंग होता है। बहुत से शब्द हैं ऐसे जो अपने को समझ से बाहर लगेंगे। सोच शब्द को क्या मानते हो आप? स्त्रीलिंग? नहीं, सोच शब्द होता है पुल्लिंग। हमें अच्छा सोच रखना चाहिए, न कि अच्छी सोच रखनी चाहिए। गिलास शब्द को क्या मानते हो? पुल्लिंग? नहीं, स्त्रीलिंग है। गिलास टूटा नहीं, गिलास टूटी। ऐसे बहुत शब्द मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में, अभी इतना टाइम नहीं है। तो इसमें क्या गलती है? मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले। अब देखो, मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले, मैंने अभी बोला ना, ये वाक्य होना चाहिए था, ये सबसे नहीं होना चाहिए था। फिर मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले, तो ये वाक्य शुद्ध था। और सबसे आ गया तो ये अपेक्षा नहीं होना चाहिए था, तब होना चाहिए था मुझे सबसे अधिक अंक मिले, तब शुद्ध होता। इसलिए यहाँ पर अपेक्षा भी आ गया और सबसे भी आ गया, इसलिए गलत है। किस विकल्प में आगार प्रत्यय नहीं है? नहीं है पूछा है, आगार प्रत्यय नहीं है, वो बताना है हमें। स्नानागार, भंडारागार, शयनागार, बेरोजगार एक जैसे लग रहे हैं, सब में गार गार गार, लेकिन शब्दों को टुकड़े करने पर पता चलता है स्नान प्लस आगार, ये होता है स्नानागार, तो आगार प्रत्यय है इसमें। भंडार प्लस आगार, ये भी भंडार प्लस आगार हो रहे हैं, भंडारागार, दीर्घ संधि है यहाँ पर सभी में, तो इसमें भी है। शयनागार, शयन प्लस आगार, इसमें भी दीर्घ संधि है और इसमें भी आगार प्रत्यय है, तो तीनों में है। बेरोजगार, बेरोजगार में क्या है? बेरोजगार में गार प्रत्यय हैं, बे उपसर्ग हैं और रोज शब्द हैं, बेरोजगार, तो इसमें गार प्रत्यय हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन।
विकल्प अनुसार सुमेलित नहीं है। प्रश्न को समझना है, विकल्प अनुसार बताना है, बाकी कुछ भी हो सकता है इनमें, लेकिन विकल्प अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है। अव्यवस्था 3 उपसर्ग 1 संधि, औपन्यासिक केवल 2 उपसर्ग 1 प्रत्यय, अंत्याक्षरी 1 संधि 1 प्रत्यय, दैत्य केवल 1 प्रत्यय। इस प्रश्न को देख के समझते हैं, फिर प्रश्न पे आएंगे हम। ये क्या है, समय बच जाए इसलिए मैंने लिख रखा है, वरना इसे बता देता मैं। अव्यवस्था शब्द है, 1 मिनट। अव्यवस्था शब्द हैं, इसमें अ उपसर्ग हैं, वी उपसर्ग हैं, औ उपसर्ग है, स्था में जुड़ा हुआ है। तो इसमें 3 उपसर्ग हैं, अ वी औ ये उपसर्ग हैं, और वी प्लस अवस्था करने पर इसमें संधि बनती है व्यवस्था। ये व्यवस्था शब्द है ना, व्यवस्था, इसमें संधि होती है कौन सी, यण संधि। स्वर संधि का भेद है यण संधि, वी प्लस अवस्था व्यवस्था। तो 1 संधि है, 3 उपसर्ग हैं। औपन्यासिक, इसको देखिए, उपन्यास शब्द में 1 प्रत्यय लगने से बनता है औपन्यासिक, और इसमें 1 प्रत्यय है, एक उपनी। ये दोनों क्या हैं, उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग हैं, और आस में ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय हैं, ये तो हमने प्रश्न में भी देखा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, न्यास शब्द में है ना यण संधि है, नी प्लस आस, इससे मिलकर बनता है न्यास, और ये यण संधि का उदाहरण है। यण संधि में ये व र के आगे, ये के आगे तो आधा, ये व र के आगे आधा वर्ण आ जाते हैं, तो ये यण संधि के उदाहरण होते हैं, आपने पढ़ी भी होगी। तो इसमें यण संधि भी है, 2 उपसर्ग भी हैं, और 1 प्रत्यय भी हैं। अगला देखते हैं, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी, इसमें दीर्घ संधि है, अंत्य प्लस अक्षरी, और अक्षर शब्द में ई प्रत्यय लगा है, तो 1 तो प्रत्यय है और 1 संधि है अंत्याक्षरी में, सॉरी। तो अंत्याक्षरी में देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप अंताक्षरी लिखते हो ना, वो अशुद्ध शब्द हैं, शुद्ध अशुद्ध का भी ध्यान रखना। ये अंताक्षरी अशुद्ध है। अंताक्षरी शुद्ध कौन सा होता है, अंत्याक्षरी, ये वाला, और इसमें ई प्रत्यय है, अंत्य प्लस अक्षरी, इसका संधि विच्छेद है, दीर्घ संधि है। दैत्य शब्द द्वितीय प्लस ये, इसमें ये प्रत्यय है, एक ही प्रत्यय है केवल इसमें, और द्वितीय शब्द है उसमें ये प्रत्यय लगने से दैत्य बना है। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। अब विकल्प अनुसार हमें बताना है सुमेलित नहीं है। अव्यवस्था में 3 उपसर्ग हैं, हाँ, अ वी औ, ये 3 उपसर्ग हैं, बिल्कुल सही है। 1 संधि है, वी प्लस अवस्था व्यवस्था, ये संधि है यण, ये भी सही है। औपन्यासिक केवल 2 उपसर्ग 1 प्रत्यय, अब यहाँ प्रश्न में दे रखा है केवल 2 उपसर्ग, बिल्कुल। उप और नी 2 उपसर्ग हैं, 1 प्रत्यय, ये भी हैं, लेकिन प्रश्न में केवल दे रखा है। इसको देखिए, इसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी, नी प्लस आस न्यास, यण संधि भी है इसमें, और ये केवल शब्द होने की वजह से ये विकल्प गलत हैं। अगर इसमें 2 उपसर्ग 1 प्रत्यय हैं, ऐसा ही लिखा होता तो ये सही था, लेकिन इसने बोल दिया केवल यही है, तो केवल यही थोड़ी है, न्यास शब्द भी तो है, उसका भी कुछ तो रोल है यहाँ पर। न्यास में यण संधि है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। अंत्याक्षरी में 1 संधि है, हाँ, दीर्घ संधि, अंत्य प्लस अक्षरी, और प्रत्यय है 1, ई प्रत्यय है। दैत्य में केवल 1 प्रत्यय है और कुछ भी नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 45 का बी हो जाएगा। समझ में आया होगा? समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमें पद्यांश में से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 46 से 50 तक। इस वीडियो के आखिरी 5 प्रश्न। कठिन पथ को देख मुस्काते सदा संकटों के बीच। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे हिसाब से पद्यांश और गद्यांश हल करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि पहले प्रश्नों को पढ़ो, फिर उसके बाद गद्यांश पद्यांश को पढ़ो। असंभव शब्द का प्रयोग कौन करता है? श्रमिक, कायर, उद्यमी, कृषक। पढ़ने पर पता चलेगा अभी हमें। किस विशेषता के बिना जीवन व्यर्थ नहीं जाता? पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है? पद्यांश में किस शब्द में प्रत्यय है, देखेंगे अभी। व्यर्थ शब्द में वी उपसर्ग और यण संधि है। व्यर्थ शब्द का अभिप्राय क्या है, देखते हैं अभी। अब पद्यांश को पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा दिमाग में प्रश्न क्लिक हो जाते हैं और हम वहीं पर पद्यांश को पढ़ते पढ़ते समझ जाते हैं। कठिन पथ को देख मुस्काते सदा संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए सरल संभव कर दिखाते हुए सदा। ये असंभव कायरों का शब्द है। कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन उत्साह बिन और शक्ति बिन। अब देखिए, हमने पढ़ा था ना, असंभव कायरों का शब्द है। असंभव शब्द का प्रयोग कौन करता है? कायर। मिल गया ना उत्तर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। किस विशेषता के बिना जीवन व्यर्थ नहीं जाता? धन, संपदा, दर्प, उत्साह, शक्ति। तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पर लास्ट पंक्तियों में दे रखा है,
उत्साह दर्प बिन, उत्साह बिन और शक्ति बिन, इनके बिन जिंदगी ही व्यर्थ नहीं जाती हैं, जीवन व्यर्थ नहीं जाता है। तो धन संपदा इसका सही हो जाएगा, क्योंकि दर्प भी है उसमें, उत्साह भी है और शक्ति भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है? तो पद्यांश में वाग्वीर, दानवीर, कर्मवीर, धर्मवीर। पद्यांश को पढ़ने पर हमें पता चल रहा है कि कठिन पद को देख मुस्काते सदा। कौन मुस्काता है? धर्मवीर मुस्काता है? नहीं। दानवीर मुस्काता है? नहीं। धर्मवीर, दानवीर, वाग्वीर, ये तीनों तो नहीं होंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मवीर ही है। जो कर्म करता है वो कभी किसी परेशानी से नहीं घबराते हैं। कर्मवीर कठिन पद को देखकर मुस्काते हैं, न कि संकटों के बीच, संकटों से मतलब वो दुखी होते हैं। संकटों के बीच वे गाते सदा है, असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते हुए सदा। बहुत सीधा सा भावार्थ है, पद्यांश का समझ में आ रहा होगा आपको। ये असंभव कार्यों कायरों का शब्द है। कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन, उत्साह बिन और शक्ति बिन। यहाँ पर और शब्द था, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हो जाएगा अपना कर्मवीर। पद्यांश में किस शब्द में प्रत्यय हैं? प्रत्यय बताना है हमें। दर्प, उत्साह, नेपोलियन, देख। अब देखो वहाँ पद्यांश में जाने से क्या मतलब, वो शब्द यहाँ भी लिखे हैं वहाँ भी लिखे हुए हैं, मैं यही समझा देता हूँ। दर्प में कोई प्रत्यय नहीं है, उत्साह में उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है लेकिन सब शब्द हैं। नेपोलियन एक शब्द है, संज्ञा शब्द है, किसी का नाम है। देख शब्द लग रहा होगा आपको, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय हैं। देखना क्रिया होती है ना, उस देखना क्रिया में अप्रत्यय लगने पर देख शब्द बन जाता है, ना का लोप हो जाता है। और तो इसमें देख शब्द प्रत्यय युक्त हैं। ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। व्यर्थ शब्द में भी उपसर्ग और यण संधि हैं, व्यर्थ शब्द का भी प्राय है। अब देखो प्रश्न में आपको व्यर्थ शब्द का भी प्राय पूछ रहा है। नहीं, मेरा उद्देश्य क्या था यहाँ पर प्रश्न का? व्यर्थ का अभिप्राय सबको पता है व्यर्थ का मतलब क्या होता है। मेरा उद्देश्य था यहाँ पर अधिक से अधिक समावेशन करना। मैंने यहाँ पर क्या चीज़ बतानी चाहिए आपको? व्यर्थ शब्द में भी उपसर्ग हैं और यण संधि हैं। वी प्लस अर्थ शब्द बनकर मिलकर बनता है व्यर्थ, उसमें वी तो उपसर्ग हैं और यण संधि हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें पता चली, और इसका अर्थ तो हम जानते ही हैं। विशेष अर्थ होता है क्या? नहीं, सही अर्थ भी नहीं होता, अर्थ सहित भी नहीं होता। इसका अर्थ होता है बेकार। व्यर्थ का नाम होता है बेकार, आप जानते ही हो। तो इस प्रकार हमने ये 50 प्रश्न देखे। मैं आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। मैंने जितना हो सका मुझसे बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप इन प्रश्नों को एक बार फिर से देखिए, और ये क्वेश्चन मुझे पूर्ण विश्वास है आपके किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर आपको अच्छा स्कोर कराने में मददगार साबित होंगे। तो मैं आपसे विदा लेने से पहले ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर ज़रूर वीडियो को देखें। हिंदी का एक वीडियो डाल दिया गया है पहले भी, पीटीटी का। हिंदी का कुछ एक वीडियो 20 टीसी के आंसर की जारी की गई, तो उसको भी देखें। उससे भी बहुत प्रश्न मिलने की संभावना है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि उसमें भी डिटेल से बताए हैं। और हिंदी के ही नहीं, जीके के भी वीडियो हैं। 20 टीसी के आंसर की सारी की जारी की गई थी, 200 प्रश्नों का अलग अलग पार्ट में। और इसमें पीटीटी और विशेष के लिए भी मैंने एक वीडियो डाल दिया है जीके का, और अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है जीके का, तो आप उस वीडियो को भी देखिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको जानकारी प्राप्त हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसलिए धन्यवाद, देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखो वीडियो की लेंथ लंबी तो हो गई, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, वीडियो की लेंथ देखकर ही नहीं देखते। ये भी तो देखना चाहिए ना वीडियो में है क्या। केवल मैं इन 25 प्रश्नों को बताता तो क्या टाइम लगता मुझे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट में आराम से इन 25 प्रश्नों का उत्तर बता सकता था। लेकिन मेरा उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर बताना बिल्कुल नहीं है। आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले और प्रश्नों के उत्तर कैसे निकालते हैं और किस शब्द में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो था मेरा उद्देश्य। फिर भी मेरी कोशिश अभी एकदम सही तो नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों के साथ रहा तो ज़रूर अच्छा होगा। तो अच्छा, आप भी इसी प्रकार पढ़ते रहिए, देखते रहिए, अपनी जो भी तैयारी है उसको अच्छे से करते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं अपन। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।